हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑल इन वन रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस वीडियोस में आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं से स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे रिसर्च के जो नेक्स्ट स्टेप 2 से स्टेप 6 तक लेक का पड़ाव क्या क्या है और कैसे करते हैं। इससे पहले मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर 3 वीडियोस बना के रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई वाले बटन पर आपको ये शो होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूंगा, आप वहाँ से उसको चेक इन कर लेना। तो अगर हम हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले आइकन से बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं रिसर्च का क्या क्या स्टेप्स है। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी ये बताया था और आज फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड, प्रिपेयरिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। थर्ड, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ, सिलेक्टिंग सैम्पल्स। फाइव, राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। सिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा। सेवन, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। एट, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने पहले फर्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इसको तो बारीकी से आप लोगों को बताया ही था। आज मैं रिसर्च के स्टेप 2 से 6 तक का पड़ाव बताऊंगा और 7 और 8 वाला स्टेज में अगले वाले वीडियो में अच्छे खासे बताऊंगा। अगर आपको पहले स्टेप यानी फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन और रिसर्च ये प्रॉब्लम कैसे सेट करते हैं, ये इसके बारे में मैंने अच्छे खासे बताया था। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज आता है हमारा स्टेप 2, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे हम रिसर्च का प्रॉब्लम स्ट्रक्चर करते हैं, स्टडी डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंट स्टडी और नॉन एक्सपेरिमेंट स्टडी के बारे में जानते हैं। अब जानते हैं हम रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। So now we try to understand that what is research design. Okay. Research design is an activity and time-based plan keeping in view of the research objectives. It guides about the type of information to be collected and their sources. It is a framework for specifying the relationship among the variables under study. It outlines the procedure. It also answers questions like, is that an intensive study of small sample more effective than a less intensive study of a large sample? And should the analysis be primarily qualitative or quantitative? ठीक है, तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च डिज़ाइन है एक प्लान होता है, एक टाइम बेस्ड प्लान होता है जो आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमेशा याद दिलवाता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये जो एक फ्रेमवर्क आप रेडी करते हैं उसको कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। और आप कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं आपको रिसर्च डिज़ाइन की हमेशा ज़रूरत होती है। रिसर्च डिज़ाइन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स ए प्लान, structure and strategy of investigation to get answer to research question. It is also controls variance. It is a master plan specifying the methods and procedure for collecting and analyzing the need of information. So basically ये क्या होता है, ये एक मास्टर प्लान होता है जो आपको रूट इंडिकेट करता है कि आपको किस तरीके से आपका रिसर्च वर्क या डिसर्टेशन वर्क कंप्लीट करना होगा और कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंसिडरेशन वी सेट बिफोर द research design. Okay, so first of all, objectives of research study. आपका जो रिसर्च है वो किस बारे में स्टडी कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको ध्यान रखना होता है डिज़ाइन से पहले, रिसर्च डिज़ाइन से पहले। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। आप किस तरह से अपना डेटा कलेक्ट करेंगे इसका भी ध्यान आपको रखना होता है। थर्ड, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सैम्पल डिज़ाइन। आप
इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डाटा, सैम्पल आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी के तौर पे, नॉन प्रोबेबिलिटी के तौर पे, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। फोर्थ, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। आप डेटा कलेक्शन के क्या टूल्स यूज़ करेंगे, क्वेश्चनियर यूज़ करेंगे, शेड्यूल यूज़ करेंगे या भाया मेल आपको आंसर चाहिए, डेटा कलेक्शन करना होगा, क्या क्या टूल्स आप यूज़ करेंगे, इस बातों का आपको ध्यान रखना होता है। फिफ्थ आता है डेटा एनालिसिस। आप डेटा एनालिसिस को कैसे करेंगे, क्वालिटेटिव के तौर पे करेंगे या क्वांटिटेटिव के तौर पे करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है जब आप रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। अब हम देखेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन हम करते क्यों हैं, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट, इट मेक्स रिसर्च एफिशिएंट। आपको जो रिसर्च है, रिसर्च काम को आपका क्या करता है, एक एफिशिएंट लेवल में ले जाता है। फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विथ मिनिमल एक्सपेंडिचर टाइम एंड मनी। ये आपको जो रिसर्च का जो काम है उसका टाइम बचाता है, पैसा भी बचाता है और आपको ऑप्टिमाइज करता है, जिसके थ्रू आप अपना काम को स्मूथली कर सकते हैं। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपके काम में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, आप काम करने में खुश रहते हैं या आपको काम करने में सहज होती है। फोर्थ, मिनिमाइजेशन ऑफ बायसेस। आप रिसर्च डिज़ाइन अगर करेंगे तो आपका जो बायस है यानी कि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। फिफ्थ, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अगर आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन करते हैं तो आपका जो काम का रिलायबिलिटी है वो हमेशा ठीक ठाक रहेगा और ऑब्जेक्टिविटी भी बना रहेगा। Now we try to understand what are the types of research design. Research design are made on the basis of number of contacts. On the basis of contacts, research can be cross-sectional or longitudinal. In cross-sectional studies, data is collected only once during the research process. The data are not necessarily gathered simultaneously, and data collection may spread over a period of time such as 1 week or 1 month. It may also take a longer period. For example, data may be collected about holiday preference of software professionals in India. ओके, ये तो गया पहला ऑप्शन। सेकेंड आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। In these studies, data would be collected at several points of time. For example, a drug has been administered to a group of patients to check the efficiency of drug, and the data may have been collected many times to check their health condition. तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में मेनली क्या होता है, हम डेटा एक ही बार कलेक्ट करते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में हम डेटा को कलेक्ट बहुत बार करते हैं। यही है इसका मेन डिफरेंस। सेकेंड, the study design on the basis of reference period. First, retrospective study design. It is meant for a phenomena or situation that has occurred in the past. जो पास्ट की घटना है उसके लिए कुछ अगर हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं तो वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। सेकेंड आता है प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। इट pertains to likely prevalence of a phenomena in the future. ये किसी भविष्य के बारे में कोई डिज़ाइन किया जाता है। थर्ड आता है स्टडी डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, ए फार्मास्यूटिकल कंपनी wants to test the impact of a drug in treating people. There is cause and effect relationship between two variables.
the research can be broadly classified into two for the purpose of research design. One is experimental study and second is the non-experimental study. First, in experimental study, what is experimental study? You have to know that if a study is done in a manner that we start from cause to establish the effect, the independent variable can be manipulated by the researcher so as to see the effect to change the independent variable on dependent variable. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि हम किसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ पे हम किसी कॉज या किसी घटना के कारण से स्टार्ट करते हैं और किसी आउटकम के आते हैं। यहाँ पे हमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इट मीन्स दैट यू हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट। ओके, सेकेंड आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये क्या होता है? इट इज ए रेट्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ स्टडी। ठीक है, thus we start from the effects to trace the cause। यहाँ पे हम जो आउटकम है उसके थ्रू कारण पे आते हैं, और फर्स्ट में जो एक्सपेरिमेंटल था वहाँ पे हम कॉज से इफेक्ट में जाते थे, और नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम इफेक्ट से कॉज में जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कंपेयरिंग ओपिनियंस फ्रॉम नेचुरल ग्रुप्स। ठीक है, ओके, ये जो नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी है इसको हम फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च नाम सुन के आप लोगों को समझ में आ जाता है कि किसी एक्शन लिया जाता है जिस टाइप की रिसर्च में। मान लीजिए कोई ऐसा घटना आपके सामने हुआ है व कोई ऐसा कुछ हो रहा है जिसका तुरंत कोई सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो तब जाके आप जो रिसर्च करते हैं वही होता है एक्शन रिसर्च। सेकंड आता है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी क्या होता है? ये किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस करके किया जाता है। जैसे कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस स्टडी करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली और ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप, तो ये होता है कोहोर्ट स्टडीज। इट इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ईयर ऑफ बर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस एटसेट्रा। थर्ड आता है प्लेसिबो डिजाइन। ये क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, इज अ पेशेंट may have an impression that he has undergone treatment, but in reality he is being given only sugar pills. It can. Now we try to understand the step of research, which is developing data collection instrument. It means research instrument. तो इससे पहले हमें जानना होगा कि डेटा क्या होता है। डेटा इज डिफाइंड as the information recorded to represent facts। हमें डेटा कलेक्शन से पहले some important points to be noted। First, data represents facts about hypothesis variable। जो hypothesis हम करते हैं या किसी वेरिएबल्स के हम hypothesis सोचते हैं जिसके बारे में, उसका जो फैक्चुअल अरेंजमेंट है वो डेटा हमें बताता है। सेकेंड, डेटा इज एनालाइज्ड टू डिटरमाइन कंसिस्टेंसी विथ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ सेटिंग अप द हाइपोथेसिस, और हम डेटा कलेक्शन के थ्रू ही हाइपोथेसिस को प्रूव कर सकते हैं। उसका जो कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थर्ड, if data and prediction are consistent,
द नल हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड। अगर डेटा और प्रेडिक्शन हमारा सही रहा तो नल हाइपोथेसिस सपोर्ट हो जाएगा। फोर्थ, इफ डेटा एंड प्रेडिक्शन आर कंसिस्टेंट, हाइपोथेसिस इज नॉट सपोर्टेड एंड रिजेक्टेड। ठीक है, अगर हमारा डेटा और प्रेडिक्शन इनकंसिस्टेंट रहा, मान लीजिए कि गलत रहा, जो हमने हाइपोथेसिस किया था और डेटा कलेक्शन के थ्रू हमने जिसको जो रिजल्ट पाया है वो अगर गलत हो गया तो हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये था डेटा कलेक्शन करने का और हमारा रिसर्च डिज़ाइन करने का एकमात्र माध्यम है डेटा। डेटा अगर हम कलेक्ट नहीं करते, अगर सही वाले ढंग से हम डेटा कलेक्ट नहीं करते तो हमारा रिसर्च या डिज़र्टेशन हम जो भी कर रहे हैं वो एकदम से गलत निकल जाएगा। And so we have to know that the quality and validity of the output are solely depends on the tool used for data collection. The data can be classified in some manners. First of all, primary data, which is collected from the purpose of current research project, whether second is the secondary data is collected for some other research purpose. It is collected fresh by the researcher and is based on surveys, observation and experimentation. It is expensive and difficult to acquire. It is reliable as it has been obtained directly with a specific problem in view. प्राइमरी डेटा जो होता है वो हमारा स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। हम फील्ड में जाके जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको सिंपली प्राइमरी डेटा कहते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, ठीक है, और रिसर्च पेपर, जर्नल्स, यहाँ से जो हम कलेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का फ़र्क तो आप लोगों को पता ही होगा अच्छी खासी। सेकेंड आता है ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा आर डिपेंडेंट ऑफ एनी सिंगल पर्सनस ओपिनियन, वो होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। whereas subjective data can be an individual's opinion or it can be dependent upon the researcher. Okay. Third आता है qualitative data and quantitative data. Qualitative data is description of things made without assigning numeric values. For example, facts generated from unstructured interviews, it needs the researcher interpretation. And second आता है qualitative data entails measurements which the numbers are यूज डायरेक्टली टू रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। ठीक है, हम क्वालिटेटिव डाटा में किसी गुण या दोष का बीच आकलन करते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा में हम क्या करते हैं, किसी नंबर से लेके नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। यही था। अब डेटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट है, हम जानेंगे डेटा कलेक्शन के कितने कितने मेथड्स होते हैं और कैसे करते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात बोल दूं कि ये जो मेथड्स हैं वो अच्छी खासी आपको जानना होता है रिसर्च करने के लिए, क्योंकि आपका डेटा कलेक्शन का टेक्निक्स ही आपको अच्छी खासी डेटा दे सकता है, आपकी डेटा की रिलायबिलिटी दे सकता है। तो फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर डेटा कलेक्शन फॉर प्राइमरी डेटा कलेक्शन। दिस इज यूज्ड इन behavioral sciences. It is about collection primary data by investigation and observation of relevant people, action and stimulation without asking the respondent. Okay, observation can be yield information which people are normally not willing to be able to provide. ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे थे तो आपको स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन करना होता है। अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी ऑब्जर्वेशन भी होता है फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन होता है, नॉन पार्टिसिपेशन होता है और डिस्कस होता है। तो ये तो रहा ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकंड आता है सर्वे मेथड। समटाइम्स ऑब्जर्वेशन मेथड इज सप्लीमेंटेड विथ सर्वे मेथड। दिस अप्रोच इज मोस्ट सुटेड फॉर गैदरिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन एंड दिस रिसर्च मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो यहाँ इसके भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर्ड सर्वे और सेकंड होता है अनस्ट्रक्चर्ड सर्वे। ये सारी बातें मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि
इसके बारे में अगर मैंने डिटेल्स में बताने का तो बहुत देर हो जाएगी। थर्ड आता है कॉन्टैक्ट मेथड। इन्फॉर्मेशन में भी कलेक्टेड बाय मेल्स, टेलीफोन्स, पर्सनल इंटरव्यूज, ये होता है कॉन्टैक्ट मेथड। इस सारे चीज़ों के ही किसी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यू भी होते हैं, ये सारे होता है। और सबसे अहम बात डेटा कलेक्शन का जो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिसर्च टूल, दैट इज क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है? द क्वेश्चनियर डिपेंड्स अपॉन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। फॉर ईच ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन लिस्ट ऑल द एसोसिएटेड क्वेश्चन दैट ए रिसर्चर वांट्स टू आंसर थ्रू स्टडी। Okay, then the information request to answer them is listed and finally the questionnaire listed. So a questionnaire consists of a set of questions presented to a respondent for answer. The questionnaire is used during the survey or interviews. The respondent read the questions, interpret what is expected and then write down the answer themselves. Okay, there are many options before the researcher adopt this method, but questionnaire should be developed and tested carefully before being administered on a large scale. क्वेश्चनियर्स बहुत टाइप के होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं, कंबाइंड क्वेश्चन भी होते हैं। अगर क्वेश्चनियर आप कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानना जरूरी है। आप डिटेल्स में आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं क्वेश्चनियर की टाइप्स कैसे होते हैं, आपको क्वेश्चनियर कैसे फ्रेम करना होता है। फिर भी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, आप जब डिजर्टेशन करेंगे तो हर वक्त आपका ट्राई ये रहेगा कि आप कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप MCQ टाइप का क्वेश्चन चूज कर सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन कभी चूज मत करना, क्योंकि ये जो जिसको आप क्वेश्चन करेंगे आंसर देने वाला है उसको जो इंटरेस्ट है उससे वो चला जाएगा और वो। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेज 4, सिलेक्टिंग सैम्पल्स। अब हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे तो सैंपल क्या होता है? सैंपल मे बी डिफाइंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव सबसेट और क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन मिनिएचर। अगर सिंपल में मैं बोलना चाहूँ तो ये एक बड़ा किसी चीज़ का छोटा सा एक पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए हैं चावल खरीदने के लिए, तो आप पूरा बोरी उठा कर तो नहीं देखते हैं कि चावल कैसा है। आप उनमें से कुछ छोटा सा हिस्सा अपने हाथ में लेकर देखते हैं कि चावल अच्छा है या दाल अच्छा है, ये देखते हैं। ठीक है, यही होता है सैंपल। तो रिसर्च के बारे में भी सैंपल का कंसेप्ट वही है। हम पूरा पॉपुलेशन तो स्टडी नहीं करते हैं, उससे कुछ हिस्से वाला पार्ट हम स्टडी करते हैं, उसको लेकर डेटा कलेक्शन करते हैं, ये होता है सैंपल। क्योंकि हमारे डिजर्टेशन में या रिसर्च में ये मुमकिन नहीं है कि हम सारे पॉपुलेशन का स्टडी करने के बाद ही अपना रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च प्रेजेंट करेंगे। तो सैंपल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर। सैम्पलिंग करने के कुछ बेनिफिट्स हैं, क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रिसर्च, ये इसके जो ओवरऑल कॉस्ट होता है उसको घटा देता है। सेकेंड, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इन सर्टेन केसेस दिस इज डिस्क्राइब्ड एज वेल, ये टाइम को बहुत कम कर देता है। थर्ड, इन केस द पॉपुलेशन इज कंसिस्टेंट दिस बिकम इवन मोर डिजायरेबल, अगर पॉपुलेशन आपका बहुत बड़ा है तो आपको लेना ही होगा सैंपल का दिस हेल्प। देखिए, अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अनबायस्ड है तो आपको पॉपुलेशन को सैंपल का सहारा लेना होता है, ठीक है। और नेचुरली अगर हम कोई हाउस होल्ड सर्वे या इस टाइप का कुछ काम कर रहे हैं तो हम नेचुरली 30, 40, 50 इस टाइप का हाउस होल्ड ले सकते हैं। आप अपने हर वक्त अपने पॉपुलेशन के हिसाब से अपना सैंपल चूज़ करना कि कितना आपको लेना होगा और अपने जिस प्रोफेसर या टीचर के अंडर में काम कर रहे हैं उसको पहले पर पूछ लेना। तो देखिए, सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, क्या है? प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग। इस सारे के बारे में मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। क्या होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में? क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी और चांस होता है कि 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 ऐसे करके हम सैम्पलिंग लेंगे, ये होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिंपल
अब इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सारे डिटेल्स में आपको जानना होता है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो बताना, मैं इससे रिलेटेड आर्टिकल भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेकंड होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं था, कोई भी चांस आ सकता है किसी का भी। सैंपल का जो प्रोबेबिलिटी है वो एक चांस का माजरा है, हम किसको चूज़ करेंगे ये अपने आप पर डिपेंड करता है, ये रिसर्चर है वो ठीक करता है कि कैसे हम किसको लेंगे, ठीक है। और सैंपल डिज़ाइन से करने से पहले हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि सैंपल इटसेल्फ, यहाँ पे कौन सर्वे कर रहा है और क्या सर्वे कर रहा है, किस टाइप का सैंपल उसको चाहिए, ये फर्स्ट होता है। सैंपल साइज, सैंपल का साइज कैसा होगा, अब कितने पर्सन्स या कितने हाउस होल्ड के ऊपर सैंपल लेंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और सैंपलिंग आप कैसे करेंगे। 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है सैंपल की डिज़ाइन करने से पहले, ओके। तो सैंपल का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ 4 Ps। क्या क्या होता है 4 Ps? फर्स्ट पर्पस, पॉपुलेशन, प्रोसीड्यूर एंड पब्लिशिंग। ये देन वी फोकस ऑन स्टेज 5 which is writing a thesis, a research proposal और डिसर्टेशन प्रपोजल। हम ये जो चारों स्टेज अभी निकल के आए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके, उन चारों स्टेज में हमने जो भी डेटा कलेक्शन किया हो, कैसे भी किया हो, कुछ भी रिसर्च का डिज़ाइन किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट किए हैं, लिटरेचर रिव्यू किया है, सारे को मिलाकर हम एक क्या करते हैं, रिसर्च का प्रपोजल करते हैं। क्या करते हैं, रिसर्च प्रपोजल क्या है पहले ये समझिए। ए रिसर्च प्रपोजल इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ यूजुअली 3 to 7 pages that informs others of a proposed piece of research. The proposed research is usually a master or doctorate by thesis, but it can also be a work for a corporate purpose. So, research proposal is a document written by a researcher that provides a detailed description of the proposed program. It is like an outline of the entire research process that gives the reader a summary of information discussed in the project. Research proposals are written in various reasons like a budget request for the research certification, requirements for researcher, etc. So, research proposal का कुछ एलिमेंट्स होता है, क्या होता है, फर्स्ट नीड ऑफ ए स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट, सेकेंड बेनिफिट एंड बेनिफिशियरीज, थर्ड the type of data to be collected and the means to collect of data, fourth types of analysis help required from the organization if any, and sixth duration, facilitation and requirements of funds, and seven profile and credential of the profession। तो आपको रिसर्च का जो राइटिंग प्रपोजल है वो आपको रेडी करना होता है, ताकि ये मेनली एक एब्स्ट्रैक्ट या समारी टाइप्स का होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कहाँ कहाँ से आप डेटा कलेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों का आप एक 5 या 7 पेज में लिख कर सबमिट करते हैं। ये होता है आपका रिसर्च राइटिंग। इसके बाद आता है स्टेप 6 जो कि है कलेक्टिंग डेटा। सो यहाँ पे हम देखेंगे देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल टू कलेक्ट रिलेवेंट डेटा। द रिसर्चर शुड सिलेक्ट वन ऑफ दिस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी, financial cost, availability of time and the desired accuracy. Primary data can be collected either through experiment or through survey. If the researcher conducts an experiment, he will take some quantitative measurement. In case of survey, the data can be collected by any one or more ways, like by observation, by personal interviews, by telephonic interviews, by mail questionnaires, or by schedules. Okay. ऐसे आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। देखिए ये तो रहा हमारा 6
जो स्टेज है ये कंप्लीट हो गया। और दो फाइनल स्टेज हमारे अभी बाकी है, जो कि बहुत ही अहम हिस्सा होता है रिसर्च का। तो हम वो जो दो स्टेज हैं उसको हम अच्छी खासी समझेंगे और जानेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा विद एग्जाम्पल कि क्या होता है एनालिसिस, कैसे करना है आपको हाइपोथेसिस टेस्ट, और आपको जो रिसर्च रिपोर्ट लिखना होता है वो कैसे लिखते हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर व्यूइंग द फुल वीडियो। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन के वीडियो के लिए वेट कीजिए, और इससे जुड़ी अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू एवरीवन। और एक बात, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब भी हम वीडियो बनाने की मोटिवेशन पाएंगे। और सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, आप कर ही सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।